एसआईआर का लगातार विरोध करने वाली ममता बनर्जी ने अब एक रैली में कहा है कि अगर तुम्हें कोई बाहर निकाले या तुम्हारा वोटर आईडी से नाम कटे तो तुम्हारी किचन में जितना भी सामान है उसे इस्तेमाल करो। यानी कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में दंगा भड़काने के लिए औरतों को भड़का रही हैं। ममता बनर्जी के इस बयान पे क्या कहेंगी मैम? क्योंकि मैं बंगाल की वोटर हूँ तो जय जय श्री राम। ममता बनर्जी ने अपने स्पीच में कई बार मुसलमानों को दंगा भड़काने के लिए उकसाया है, क्योंकि जब 2023 में भी रामनवमी की यात्रा जा रही थी, होने वाली थी, तो उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा था कि अगर मुसलमान गलियों से गुजरोगे और बरसेगा तो फिर मत कहना कि मुसलमान फेंकता है, और वही हुआ। ममता बनर्जी का साफ कहना है कि जा गाय दूध दाए तार लाती खेते होए। जो गाय दूध देती है उसका लात खाना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि जो घुसपैठिया बांग्लादेशी जो उनको वोट दे करके उनकी सत्ता बार बार उनको दिलवाते हैं, वो कैसे नाराज़ कर सकती हैं। और कल की खबर मैं आपको बताती हूँ कि कल बेलडांगा में, मुर्शिदाबाद में, हाड़वा में कई जगह पर एक धरना किया था, एक तबलीग का और एक तबलीगी जमात का पूरा कार्यक्रम किया था पश्चिम बंगाल के बेलडांगा, मुर्शिदाबाद में, जहां पर मुसलमानों ने साफ लफ्जों में ये कहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कौन होगा ये मुसलमान तय करेगा। और ममता बनर्जी इस सोच को भूल जाएं कि वो दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल को मुसलमान मुख्यमंत्री चाहिए। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जो गाय दूध दे रही है उसका लात तो आप खा रही हैं। आप एसआईआर का विरोध करती हैं, आप सीए का विरोध करती हैं, आप एनआरसी का विरोध करती हैं, आप यूसीसी का विरोध करती हैं, आप संविधान का विरोध करती हैं, आप लोकतंत्र के मंदिर का विरोध करती हैं, आप न्यायपालिका का विरोध करती हैं, आप सर्वोच्च न्यायपालिका का विरोध करती हैं, आप देश के कानून का विरोध करती हैं, आप पार्लियामेंट में आपके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो पार्लियामेंट चलने नहीं देते हैं, आप इंसानियत का विरोध करती हैं। लेकिन उससे होगा क्या? पश्चिम बंगाल के मुसलमान तो आपसे नाराज़ है क्योंकि आपने जगन्नाथ मंदिर का इनॉग्रेशन किया है। पश्चिम बंगाल के मुसलमान तो आपसे नाराज़ हैं कि आपने हुमायूं कबीर को सस्पेंड कर दिया है। पश्चिम बंगाल के मुसलमान तो नाराज़ है कि आपने जगन्नाथ मंदिर का इनॉग्रेशन जब किया तब मुसलमानों की एक फैक्ट्री में आग लगा और आप वहाँ नहीं पहुँची। पश्चिम बंगाल के मुसलमान बहुत नाराज़ है कि ममता बनर्जी मंत्रों का उच्चारण क्यों करती हैं। पश्चिम बंगाल के मुसलमान बहुत नाराज़ है कि ममता बनर्जी आज भी खुद को ब्राह्मण क्यों कहती हैं। मैम, इसी के साथ साथ जैसा कि मैंने पहले बयान दोहराया, ममता बनर्जी कह रही हैं कि महिलाएं किचन का सामान लेकर आगे लड़ेंगी और पुरुष उनके पीछे खड़े रहेंगे। अब जाहिर सी बात है कि दंगा भड़काने के लिए वो कोई अस्त्र, कोई शस्त्र का नाम तो नहीं लेती, तो किचन का सामान, क्योंकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं होता है, वो डेरोगेटरी भी नहीं होता है, वो किसी गैजेट या किसी हथियार का नाम भी नहीं होता है, लेकिन किचन में सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए उन्होंने डायरेक्टली प्रोवोकेशन का स्टेटमेंट दिया है जो सबको समझ में आ रहा है। लेकिन बहुत ही चालाकी से उन्होंने अपनी बात को रखी है कि किचन का सामान इस्तेमाल करो, और किचन में क्या क्या सामान रहता है ये सबको पता है। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी साहिबा को मैं ये बता देना चाहती हूँ कि किचन के सामान में अगर गैर कानूनी सामान इस्तेमाल किया जाएगा तो कानूनी कार्रवाई तो होगी। तो क्या ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में दंगा भड़काना चाहती हैं? ऑब्वियसली, इसमें कौन सी दो राय है। किचन के सामान में दूध तो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा कि एसआईआर के बीएलओ ऑफिसर आएंगे और एसआईआर करने के लिए कोई वहाँ पर ऑफिसर आएगा, वो स्क्रूटनी करेगा तो वो लोग उनके माथे पर दूध फेंकेगी और रूह अफ़ज़ा फेंकेगी और खजूर खिलाएगी और लुकुम दाना खिलाएगी और नान खताई खिलाएगी। ये तो नहीं वो बोल रही हैं। किचन के सामान का मतलब क्या हो रहा है? प्रोवोकेशन और दंगा भड़काने की बात हो रही है। और ममता बनर्जी साहिबा को थोड़ा सा संविधान भी पढ़ लेना चाहिए। और उनकी पार्टी में तो इतने रिनाउंड वकील कल्याण बनर्जी मौजूद है, इतनी पढ़ी लिखी, विदेश से पढ़ लिख करके विदेश में काम करके आई हुई महुआ मोइत्रो है, जो अभी भारतीय जनता पार्टी के ही एक सांसद के यहाँ नाच रही थी, ठुमका लगा रही थी और भारतीय जनता पार्टी की शादी में बड़ा उत्साह मना रही थी। तो कम से कम इन दोनों से तो पढ़वा लेना चाहिए था कि संविधान के पार्ट 15 के आर्टिकल 324 और 327 इस बात की पावर और इजाज़त देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत को कि इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत स्क्रूटनी कर सकता है। और कल ही
देश के गृह मंत्री ने संसद में लोकतंत्र के मंदिर में बताया है कि कैसे पीवी नरसिम्हा राव ने ऑपरेशन पुशबैक किया था, कैसे इंदिरा गांधी ने घुसपैठियों को निकलने की बात कही थी, कैसे राजीव गांधी ने घुसपैठियों को निकलने की बात कही थी, कैसे मनमोहन सिंह के ज़माने में घुसपैठियों को निकालने की बात हुई थी, कैसे प्रणब मुखर्जी बार बार इस बात की आलोचना किया करते थे कि भाई घुसपैठियों को तो निकालना पड़ेगा, तो प्रणब मुखर्जी को ही साइड कर दिया गया और प्रणब मुखर्जी को बेइज्जत से बेइज्जत किया गया। कांग्रेस वालों ने किया और गांधी परिवार ने किया, जो प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताबों में भी लिखा है कि किस हिसाब से उनको बेइज्जती का सामना करना पड़ा है कांग्रेस भवन में। तो जिसने भी घुसपैठिया निकालने की बात कही है, क्या इंदिरा गांधी को ममता बनर्जी डिफेम और मलाइन कर सकती हैं? क्या राजीव गांधी को डिफेम और मलाइन कर सकती हैं? क्या पीवी नरसिम्हा राव को डिफेम और मलाइन कर सकती हैं? क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव ने तो डायरेक्ट ऑपरेशन पुशबैक निकाला था, तो इनका नाम तो नहीं वो ले रही हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नाम ले रही हैं। क्यों? अब आती है बात कि भारतीय जनता पार्टी एसआईआर से क्या संपर्क है? ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत कर रहा है, और अगर वो देश के कानून को नहीं मानती हैं, उन्होंने पश्चिम बंगाल के पुलिस को अपना पपेट बना करके रखा हुआ है, पश्चिम बंगाल के पुलिस को उन्होंने वर्दी वाला टीएमसी वर्कर बना करके रखा है, पश्चिम बंगाल के पुलिस को अपना कार्यकर्ता बना करके रखा है, तो पुलिस उनके ही पक्ष में बात करेगी। क्योंकि मैंने अपने केस में देखा हुआ है ना, मेरे ऊपर जब भी हेट स्पीच के एफआईआर हुए हैं और मुझे पुलिस ने डिटेन किया है और मैं बोलती चली जा रही हूँ कि आपके पास कोई तथ्य नहीं है, मैं बेल लेकर के आ जाऊंगी, और जज से झाड़ पड़ा है पुलिस को, तब भी पुलिस ने वही किया जो फरहाद हकीम ने बोला। और पुलिस जब अपनी कार्रवाई करने के लिए आती है तो वो बियॉन्ड द लॉ और बियॉन्ड द संविधान आती है, और साथ में फरहाद हकीम का एक आदमी होता है जो भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रवाद या राष्ट्रभक्त या सनातन भक्त के लोगों को अरेस्ट करके लेकर जाता है। तो पुलिस पश्चिम बंगाल की, आपने कहा पुलिस के बारे में, तो पश्चिम बंगाल की पुलिस कोई पुलिस नहीं है, वो वर्दी पहनी हुई तृणमूल कार्यकर्ता है, वो ममता बनर्जी की पपेट है। पश्चिम बंगाल में कोई संविधान या कोई कानून नहीं चल रहा है। इसी के साथ साथ लगातार बीएलओस के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के लिए पत्र लिखा है और सीधे तौर पर कहा है कि अगर कोई भी राज्य की सरकार आपको समर्थन नहीं कर रही है तो आप हमें बताइए। और इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने बीएलओस की जिस तरीके से उनकी मौत हो रही है, जिस तरीके से उनके ऊपर हिंसा हो रही है, इस पर चिंता जताते हुए पहले भी पश्चिम बंगाल के डीजीपी के लिए पत्र लिखा था। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पश्चिम बंगाल के शासन से कहा गया, पुलिस से कहा गया, पर उसके बावजूद भी लगातार सोशल मीडिया पर खबरें ऐसी सामने आ रही हैं जिसमें टीएमसी के वर्कर्स और कार्यकर्ता बीएलओस के घर पर जाकर उन्हें धमका रहे हैं, उनके घर में तोड़फोड़ भी कर रहे हैं, और जब एफआईआर भी दर्ज कराई गई है तो पुलिस के द्वारा कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। नहीं, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता, तृणमूल कांग्रेस के नेता, तृणमूल कांग्रेस के विधायक, तृणमूल कांग्रेस के मंत्री, तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद हैं, वो कुछ भी कर लें, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। वो कोई भी बड़े से बड़ा क्राइम कर ले, उनके ऊपर कोई कार्रवाई पुलिस नहीं करेगी, उनको फिर ईडी आएगा तो भी मुशक्कत करके अरेस्ट करना पड़ता है। पार्थो चैटर्जी को कितना मुशक्कत करके करना पड़ा। अब देखिए, मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि बीएलओस जो मर रहे हैं वो एसआईआर के लिए नहीं मर रहे कि एसआईआर क्यों हो रहा है। बीएलओ को तो काम ही, उसको तो अपॉइंट ही किया गया है स्क्रूटनी करने के लिए। साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत ने प्रत्येक बीएलओ के साथ साथ हर डिस्ट्रिक्ट के 2 लोगों को अपॉइंट करने की बात कही थी राज्य सरकार को, ताकि स्क्रूटनी जल्द से जल्द हो सके और आराम हो बीएलओ को, और राज्य सरकार के सामने भी ट्रांसपेरेंसी रहे कि देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत जो कोई भी काम कर रहा है वो राज्य सरकार के नज़रों के सामने कर रहा है, नज़र से बाहर नहीं कर रहा है। और मैंने ये कई चैनल पर और आपको भी बताया हुआ था, जब बीएलओज मर रहे थे और महुआ मोइत्रो कह रही थी कि देखो एसआईआर के दर्द से, और एसआईआर हो रहा है इसलिए बीएलओज मर रहे हैं। अब देखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। ये बात मैंने पहले कह दी थी कि जिस हिसाब से बिहार में तेजस्वी यादव बीएलओज के ऊपर प्रेशराइज कर रहे थे और लालू प्रसाद यादव की पार्टी के कार्यकर्ता बीएलओ के ऊपर आक्रमण कर रहे थे और हिंसा कर रहे थे और उनको विक्टिम बना रहे थे, उसी तरीके से पश्चिम बंगाल में बीएलओज के ऊपर तृणमूल कार्यकर्ता जिस हिसाब से क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहे हैं, उनको विक्टिम बना रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर
प्रेशराइज कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से अपने बांग्लादेशी घुसपैठिया लुंगी छापों को बचा लिया जाए। इसी वजह से वो बेचारे मर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी के नेता कह रहे हैं 2026 में पश्चिम बंगाल में बदलाव होगा, भगवा की सरकार बनेगी। पिछले दिनों लोकसभा में भी कई सांसदों के द्वारा कहा गया है। तो क्या यही एक कारण है जिसकी वजह से ममता बनर्जी इतनी ज्यादा हेट स्पीच दे रही हैं या लोगों को प्रवोक कर रही हैं, महिलाओं को भड़का रही हैं पश्चिम बंगाल? अब जाहिर सी बात है कि देखिए इजी मनी इनकम, अब जैसे जब भी मैं कहती हूँ कि मदरसे को, इनको बुरा लग जाता है क्योंकि इजी मनी इनकम है। जब भी मैं कहती हूँ मज़ारों, तो इनको बुरा लग जाता है क्योंकि इजी मनी इनकम है। हालांकि अल कुरान खुद इस बात की वजाहत करता है कि मज़ार परस्ती हमारे में सख्त ममानियत है, सख्त गुनाह है। अब मदरसा क्यों खुला हुआ है भाई? इस देश में अरबी लैंग्वेज का तो कोई काम नहीं है। तो जहाँ जहाँ पर इजी मनी इनकम होता है उस पर जब हम कुरान की आयतें भी रख देते हैं तो इनको बुरा लग जाता है, फिर ये हमारे ऊपर का नारा उठा लेते हैं। तो उसी तरीके से जो इजी वोट है, जो पॉकेट वोट है, वो बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठियों का है ममता बनर्जी के पास। अब जाहिर सी की बात है कि जब उस पर दूध का दूध और पानी का पानी होगा और वो स्कूटनी के वक्त में जब वो निकाले जा रहे हैं और वो खुद भी डर करके भाग रहे हैं, तो ममता बनर्जी की सरकार और ममता बनर्जी का चेयर तो वो तो हिलता हुआ नजर आ रहा है। अब आप देखिए कि जितने भी मरे हुए जो वोटर्स हैं उनके ऊपर बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोटर बना दिए गए हैं। और ऐसे 7-8 हज़ार लिस्ट मेरे पास आया है जो ये इस बात का प्रमाण दे रहा है कि जो लोग मरे हुए हैं उनका वोट मतदान हो रहा है। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में हुआ है। मैंने आपको बताया कि मेरी दादी अम्मी का भी हुआ है, नसीमा खातून का। तो उनका मतदान कैसे हुआ? मैं तो हंस करके निकल गई क्योंकि भाई इतने सारे मुसलमानों में तो मैं आती अगर मैं आवाज़ उठाती तो एक्चुअली में अब जो मर रहा है ठीक उसी के नाम पर, बांग्लादेशी घुसपैठिया के नाम पर वोटर आईडी कार्ड बन जा रहा है। तो ये तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब नसीमा खातून मेरी दादी है, उसका जो हस्बैंड है वो निकल जाएगा, उसका जो एड्रेस है वो निकल जाएगा। तो इस पर कोई मतदान अगर आकर कर रहा है तो ये तो एसआईआर के प्रक्रिया से, एसआईआर के प्रोसेस से निकल जाता है। बंगाल में ऐसे भी मामले सामने आए जहां पर बीएलओस के द्वारा जितने फॉर्म बांटे गए उतने ही फॉर्म वापस आ गए। मतलब ना कोई गया वहां से, ना किसी की मृत्यु हुई। ये क्या बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है। और मैंने आप ही के चैनल पर पहले भी बताया था कि जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता बीएलओ के सर पर बैठ करके घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, घुसपैठियों को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये खतरे से खाली नहीं। और मैंने ये इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत को भी कहा था कि आप राज्य सरकार के सामने ट्रांसपेरेंसी दिखाना चाह रहे हैं और राज्य सरकार नाक के नीचे, इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत के नाक के नीचे अपना खेल करके निकल जा रहा है। अब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत ने कहा है कि पश्चिम बंगाल से मोर देन 38 लाख जो वोटर है उसको वो फर्जी बताया जा रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जितना सर्वे और जितना मैंने रिसर्च किया है, 1.5 करोड़ से ऊपर फर्जी वोटर है वहां पर। 1.5 करोड़ से ऊपर फर्जी वोटर है। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप पोर्ट एरिया चले जाइए, आप मुर्शिदाबाद चले जाइए, आप दार्जिलिंग चले जाइए, आप सिलीगुड़ी चले जाइए, आप नॉर्थ कोलकाता चले जाइए, आप साउथ 24 परगना चले जाइए, आप नॉर्थ 24 परगना चले जाइए। ये 7 जगह में आपको 1.5 करोड़ से ऊपर घुसपैठिया वोटर्स मिल जाएंगे। मैम एक सवाल मेरा हुमायूं कबीर को लेकर भी है कि जो अभी तक ममता बनर्जी के गुण गा रहे थे और इसी के साथ साथ वो बाबर की मस्जिद की नींव तो रख ही चुके हैं, पर इसी के साथ अब उन्होंने टीएमसी से उन्हें निकाल दिया गया है और उन्होंने कहा है कि अब हमें अपनी अलग पार्टी बनाऊंगा। तो ममता बनर्जी को ले अब वो भी कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। तो इससे ममता बनर्जी को कितना नुकसान होगा? क्या ममता बनर्जी के लिए अब जो मुस्लिम है पश्चिम बंगाल का वो भरोसा करेगा इनके ऊपर? नहीं, कोई नुकसान नहीं है, बल्कि ममता बनर्जी का फ़ायदा है। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है ममता बनर्जी का। शायद इसको डिकोड करना कोई चाह नहीं रहा है या करने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है या जानबूझ करके नहीं कर रहा है। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल में ये जाहिर है कि 19 से 12 सीटें आई, कम हुई हैं, लेकिन हमें हिंदू वोट्स बहुत मिले हैं। और ममता बनर्जी ने को जब एक पूरा का पूरा डिटेल और रिसर्च का पूरा डेटा दिया गया तो उनको ये पता चला कि प्रत्येक क्षेत्र में, कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनको हिंदू वोट कम मिले हैं। उन्होंने क्या किया कि हुमायूं कबीर को खड़ा करके और बाबरी के नाम पर एक जिहाद का ऐलान करके उन्होंने मुसलमान वोटर्स को उधर डाइवर्ट किया है और अब वो
पूरा जनवरी से लेकर के मई तक वो सिर्फ पाठ पूजा करेंगी और हिंदू वोटर्स को वो अपनी तरफ आकर्षित करेंगी। और यही वजह थी कि ममता बनर्जी ने अक्टूबर के महीने में जगन्नाथ मंदिर का दीघा में इनॉग्रेशन किया था, यही वजह थी। हालांकि पूरी से उनका झमेला भी चल रहा है और लीगल बैटल भी चल रहा है, लेकिन अचानक से ममता बनर्जी के हृदय में जगन्नाथ मंदिर का बनवाना और इतना भव्य बनवाना और खुद जा करके इनॉग्रेशन करना और अचानक से उनका अपने आप को ब्राह्मण कहलाना, ये वो सिर्फ इसलिए कर रही हैं ताकि वो हिंदू वोटर्स को वो अट्रैक्ट कर सके। और अंत में आप देखिएगा कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का जो सीटें हैं अगर वो बढ़ेंगी तो हुमायूं कबीर की पार्टी और ममता बनर्जी की पार्टी अलाइज होकर के किसी मुसलमान को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा और ममता बनर्जी खुद फिर मुख्यमंत्री का वो शपथ लेंगी। इसीलिए उन्होंने ये पूरा का पूरा ग्राफ रेडी किया है। लेकिन अब की बार भगवा सरकार, बिहार के बाद अगर भगवा सरकार कहीं बननी है तो वो पश्चिम बंगाल में बननी है और बनकर रहेगी और हम जैसे लोग हैं जो बनाकर रहेंगे।